नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज के खास प्रोग्राम यही सच है में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं यही सच है। यही सच है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पूरी तरह संपन्न हो गए। छत्तीसगढ़ और मिजोरम, मध्य प्रदेश के बाद आज राजस्थान और तेलंगाना में भी मतदान मुकम्मल हो गया। और उसके बाद अब हमको भी आजादी हो गई और लोगों को भी आजादी हो गई कि वो अपना एग्जिट पोल या अपना एक अनुमान जारी कर सके, उस पर अंदाजा लगा सके। हालांकि ये लोकतंत्र की मर्यादा कि शायद कहीं ना कहीं बहुत अनुकूल नहीं है कि हम पहले से पहले अंदाजा लगाएं, क्योंकि जो 11 तारीख में नतीजे आएंगे वो शायद उसका हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन एक कयास है, एक अंदाजा है और पॉलिटिकली इस पर चर्चा होने की बात है। जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं मैं उसका जिक्र भी करूंगा, लेकिन कुछ ज्यादातर जो एग्जिट पोल हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को बढ़त की तरफ दिखाया जा रहा है। हालांकि तेलंगाना में टीआरएस को कहीं ना कहीं बढ़त दिखाई गई है, लेकिन ये कांग्रेस के खेमे में खुशी की बात, खास तौर से कम एग्जिट पोल की हद तक तो एक खुशी की लहर है, क्योंकि बहुत दिनों से उसने भी जीत का मजा नहीं चखा था और खासतौर से राहुल गांधी तो अभी तक जीत के नाम पर कहीं ना कहीं तरसते ही नजर आ रहे थे। ऐसे में एक अच्छी खबर, अगर खासतौर से हम एग्जिट पोल की ही बात कर रहे हैं, उसमें उनको लग रहा है तो एक बड़ी बात है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहां खामी रही, कहां चूक हुई, अगर ये बदलाव होता है तो किसके नाम पे होता है, और अगर बीजेपी को कहीं नुकसान होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। क्योंकि अभी तक जीत का सेहरा तमाम तौर पर यह कहा जाता था पीएम मोदी को रहा है। अगर नाकामी होती उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। राहुल गांधी को लेकर खासतौर से कहा जाता है कि टीम का नेतृत्व करने वाले किस तरह से उन पर सवाल होते हैं, ये अगर श्रेय जाता है तो उसका किसको मिलेगा। एक पैकेज आपको दिखाते हैं, एक खबर आपको दिखाते हैं, उसके बाद अपने पैनल से आपकी मुलाकात कराएंगे। राजस्थान विधानसभा, तेलंगाना विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा, छत्तीसगढ़ विधानसभा और मिजोरम विधानसभा, इन चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे आने लगे। शुरुआती एग्जिट पोल में राजस्थान बीजेपी के हाथ से निकल सकता है तो यहां कांग्रेस सरकार बना सकती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों को ही सरकार बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी है। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए सरकार बनाना आसान नहीं होगा। एग्जिट पोल 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 राज्यों में कौन मारेगा बाजी, किसको देखना पड़ेगा हार का मुंह। एग्जिट पोल के जरिए एक बड़ी तस्वीर सामने आने लगी है। आप भी जरा नजर डालिए। मध्य प्रदेश में ऐसी दिख रही है तस्वीर। इंडिया टुडे और एक्सेस माई इंडिया सर्वे एजेंसी के मुताबिक बीजेपी 102 से 120 सीटों पर रहेगी, तो वहीं कांग्रेस 104 से 122 सीटों के बीच में होगी। अन्य के खाते में 4 से 11 सीटें आएंगी। टाइम्स नाउ और सीएनएक्स सर्वे एजेंसी के मुताबिक 126 बीजेपी के खाते में आएंगी सीटें, तो 89 सीटें कांग्रेस के खाते में, 15 अन्य के खाते में होंगी। रिपब्लिक और सी वोटर के मुताबिक 90 से 106 सीटें बीजेपी के खाते में आ सकती हैं। 110 से 126 कांग्रेस के खाते में, तो 6 से 22 अन्य के खाते में जाएंगी। एबीपी और सीएसडीएस सर्वे के मुताबिक 94 बीजेपी के खाते में सीटें आएंगी, तो 126 सीटें कांग्रेस के खाते में आएंगी। वहीं अन्य के खाते में 0 होंगी। इंडिया टुडे और एक्सेस माई इंडिया सर्वे के मुताबिक 21 से 41 बीजेपी, 55 से 65 कांग्रेस, जेसीसी और बीएसपी के खाते में 0, तो 4 से 8 अन्य के खाते में जाएंगी। टाइम्स नाउ और सीएनएक्स के मुताबिक 46 बीजेपी के खाते में सीटें होंगी, तो 35 कांग्रेस, 7 जेसीसी और बीएसपी गठबंधन के पास जाएंगी, तो 2 अन्य के खाते में। रिपब्लिक और जन की बात के मुताबिक 44 बीजेपी के खाते में होंगी, 40 कांग्रेस, 0 जेसीसी बीएसपी के खाते में, तो 6 अन्य के खाते में होंगी। न्यूज 24 और पेस मीडिया के मुताबिक 38 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी, 48 कांग्रेस के, तो 4 जेसीसी और बीएसपी गठबंधन, 2 अन्य के खाते में। एबीपी और सीएसडीएस सर्वे के मुताबिक 39 सीटें बीजेपी के खाते में होंगी, 46 कांग्रेस के, जेसीसी और बीएसपी के खाते में 0, तो 5 अन्य के खाते में जाएंगे। इंडिया टुडे और एक्सेस माई इंडिया सर्वे के मुताबिक बीजेपी के खाते में 63 सीटें जाएंगी, 130 सीटें कांग्रेस के खाते में, तो अन्य के खाते में 6 सीटें होंगी। टाइम्स नाउ और सीएनएक्स सर्वे के मुताबिक 85 सीटें बीजेपी के खाते में होंगी, कांग्रेस के खाते में 105, तो अन्य के खाते में 9 सीटें होंगी। टाइम्स नाउ और सीएनएक्स सर्वे के मुताबिक
66 सीटें टीआरएस के खाते में होंगी, कांग्रेस प्लस के खाते में 37 होंगी, बीजेपी 7 पर रह जाएगी और अन्य के खाते में 0 होंगी। इन राज्यों की सियासी तस्वीर को आप अब तक आसान शब्दों में पहुंचा रहे हैं। एग्जिट पोल 2018 के नतीजों का विश्लेषण होगा। साथ ही साथ इन चुनावों में प्रधानमंत्री का जादू चला या फिर राहुल गांधी की रैलियों ने अपना असर छोड़ा। क्या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी चौथी बार सरकार बनाएगी या फिर थम जाएगा विजय रथ? ये सब तस्वीरें 11 तारीख को साफ हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, JK 24/7 न्यूज। जी हाँ, ये एग्जिट पोल है, एक अंदाजा है, एक अनुमान है। मिजोरम के बारे में भी कहा जाता है कि 40 सीटों वाली विधानसभा में MNF जो है वो 16 से 20 सीटें ले सकती है और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 14 से 18 और अदर्स जो है 3 से 14, एक ऐसा अनुमान है। दूसरा ये भी कहा जा रहा है न्यूज एक्स की तरफ से कि कांग्रेस 15 और MNF 19 और अदर्स 0 पे जा सकते हैं। और रिपब्लिक का अंदाजा ये कह रहा है कि कांग्रेस 14 से 18 ले सकती है और MNF जो है 16 से 20 सीटें ले सकती है, ये अंदाजा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपका तारुफ करा दूं अपने पैनल के साथ, जिनसे हम आज चर्चा करेंगे, उन पॉलिटिकल लोगों से और पत्रकारों से जिनसे हम बात करेंगे। अनिल गोयल जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे, उनका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो में हर्ष चौधरी हैं हमारे साथ, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे, बहुत बहुत स्वागत है हर्ष चौधरी जी। वकार चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। और हमारे साथ वीरेंद्र पुष्पक जी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुरादाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अनिल गोयल जी आपके पास चलना चाहता हूं। एग्जिट पोल आने लगे हैं, मायूसी कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर नजर आ रही है, ऐसा क्यों? आजाद जी, हमारे चेहरे पर कोई मायूसी नहीं है और हम निश्चित तौर पर सरकार बनाएंगे। और आज कुछ भी कहना जल्दबाजी है, लेकिन मैं इसके साथ एक बात कहना चाहता हूं। आज हमारे सामने हमारे कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता बैठे हुए हैं, जिन्होंने आज तक एक ही बात की, हारते हैं तो उसका ठिकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं कि ईवीएम में गड़बड़, ईवीएम में गड़बड़, ईवीएम में गड़बड़। तो अगर ये सर्वे जो आए हैं वो रहें या उसके उल्टे रहें, तो कम से कम ईवीएम में गड़बड़ तो नहीं कहेंगे, या आज ही ईवीएम में गड़बड़ मान रहे हैं। ये क्या है, जब हारते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ कहते हैं और जब जीतते हैं तो ईवीएम इनके लिए ठीक हो जाता है। यानी ये जो आप ईवीएम की बात के बावजूद हार मान रहे हो, तो हार को स्वीकार कर रहे हो? नहीं, मैं हार नहीं मान रहा। मैं तो सिर्फ इन दोनों से ये बात कहना चाहता हूं कि कल को रिजल्ट जो भी आएगा उसमें ईवीएम को तो दोष नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने क्या है कि हारने की ठिकरा सरकार पर फोड़ दो, जीतने का वो अपने ऊपर स्वीकार कर लो। तो हर जी आप बड़ा शोर मचाते हैं ईवीएम को लेकर। अनिल गोयल जी कह रहे हैं कि अगर ये नतीजे आते हैं तो आप क्या मानते हो कि ईवीएम ठीक काम कर रही थी? देखिए, सबसे पहले मैं सभी राज्य के जो मतदाता हैं उनको बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इस पर्व पर खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और जो अभी हमारे गोयल साहब बोल रहे हैं, तो 3 दिन के लिए रोके रखिए, अब रिजल्ट 11 तारीख में आएंगे जल्दबाजी। मैं बधाई उन मतदाताओं को देना चाहता हूं जिन्होंने इस जो हमारा गणतंत्र है, जो हमारे जो उसमें सबने बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिया है, मैं उस चीज की बधाई देना चाहता हूं। मैं इस चीज की बधाई नहीं दे रहा हूं कि उन्होंने किसके पक्ष में अभी वोट डाले, वो निर्णय जब आएंगे जब पता लगेंगे। लेकिन जैसे अभी सवाल गोयल साहब ने खुद अपने ऊपर एक खड़ा कर लिया है, जो विपक्ष हमेशा उठाता रहा है, कि आज उन्होंने खुद ही कबूल कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें भी मालूम है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है। और ये तभी इस बात को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब कल को अगर कुछ ऐसा रिजल्ट इनके विपक्ष में या पक्ष में जो भी आता है, तो हमारे ऊपर पहले से ही ये टीकरा फोड़ना चाहते हैं। क्योंकि ईवीएम से मतलब ये मानते हैं कि ईवीएम ने ठीक से काम नहीं करा। वकार चौधरी जी, बार बार आपको ईवीएम के लिए बुलाया भी, आप गए नहीं। आपने देखा भी होगा कि मध्य प्रदेश से भी सब जगह से शिकायतें आई और वहां पर इलेक्शन कमीशन में शिकायत भी दर्ज कराई गई। इस तरीके से बस में सारी ईवीएम को एक साथ बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी जो कैमरे के माध्यम से रखा ले जाया जाता है, वो सारे दोनों को मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा। वकार चौधरी जी, आपने कुछ जगहों पे आपने भी पार्टिसिपेट किया, हालांकि अनमने मन से आपने हिस्सा लिया चुनावों में। क्या आप वहां चेक करना चाह रहे थे कि कितनी स्ट्रेंथ है, या किसी का खेल बिगाड़ने के लिए गए थे? नहीं, देखिए खालिद साहब, हमने अनमने मन से नहीं इलेक्शन लड़ा। हमने बहुत अच्छे तरीके से फाइट की है। हम 3 प्रदेशों में रहे, हमने
राजस्थान में लड़ा, हमने मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में हमने आम आदमी पार्टी की दस्तक दी है। और अब वो दिन दूर नहीं है जब आम आदमी पार्टी राष्ट्र। लेकिन आज के किसी एग्जिट पोल में आपका कहीं हल्की सी धूल भी नजर नहीं आ रही। ऐसा नहीं है सर। एग्जिट पोल जब 2013 को याद करिए, हमें तो एक सीट भी नहीं दे रही थी एग्जिट पोल, और 2014 में हमें 27 सीट पे पहुंचा दिया था जब हमने 67 सीट मारी थी। तो एग्जिट पोल का तो हम मानते ही नहीं है, क्योंकि कौन से राज्य में आपका पूर्ण बहुमत आ रहा है? कहाँ पे? नहीं, पूर्ण बहुमत के लिए मैं अभी नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, हम बिल्कुल ऐसी संख्या में आएंगे, क्योंकि देखिए वोटर जो है खालिद साहब उब चुका है, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। और जैसा भी हमारे गोयल साहब कह रहे थे कि ईवीएम पे ठीक है, दोनों कहते हैं दिल्ली में अगर इन्होंने ईवीएम में गड़बड़ नहीं करी तो मैं चैलेंज कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे या चौथे नंबर पे दिखाई ठीक है इन 5 राज्यों के चुनाव में। अगर ईवीएम में इनकी इस बार ईवीएम जो है वो ठीक काम कर रही है आपके मुताबिक? बिल्कुल जीतेंगे जी। पुष्पा जी, वीरेंद्र पुष्पा जी, जो रुझान आ रहे हैं फिलहाल ये जल्दबाजी होगा, अभी 3 दिन है, लेकिन ये चूंकि चर्चा ये हो रही है, लेकिन ये जिस तरह से बढ़त मिलती नजर आ रही है, अनुमान है अभी कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, ये नाराजगी बीजेपी से नाराजगी है या राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस है? देखिए, इसे कुल मिला के जो पिछले दिनों 2-3 वजह हो रही है, इसकी मुख्य वजह नाराजगी की, उनमें से एक तो नोटबंदी रही है और दूसरा जीएसटी रही है, जिसकी वजह से लोग नाराज थे। और जो वोट परसेंटेज बढ़ा है, आमतौर पे तो ये देखा जाता है कि वोट परसेंटेज तभी बढ़ता है जब नाराजगी होती है, लोग ज्यादा घर से निकलते हैं। लेकिन इसका फायदा ये भी हो सकता है कि ये मोदी के पक्ष में चला जाए। अभी इस विषय में कहना कुछ जल्दबाजी होगा। जी अनिल गोयल जी, ये कह रहे हैं अनिल गोयल जी, ये अगर नाराजगी है तो ये सरकारों की, राज्य सरकार से नाराजगी का इजहार है, किसानों की नाराजगी है, बेरोजगारी है, या और तमाम चीजें हैं, या राहुल गांधी का एक तरह से कहीं स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है? आजाद जी, अगर हम इन पर ही विश्वास रखें, जो हमारे पास ये रिपोर्ट आ रही है, इस रिपोर्ट पर भी कई चैनल, कई न्यूज जो करें वो बीजेपी को जीता हुआ दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर वो बीजेपी को जीता हुआ दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर। इसलिए सही मायनों में आज के दिन कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। ठीक है। और लेकिन जो चलिए, 1-2 लोग आपको जीता भी दिखा रहे हैं, 1-2 लोग हारा भी दिखा रहे हैं, लेकिन अगर नाराजगी है वो राज्य सरकारों की, वहां के मुख्यमंत्रियों से नाराजगी है या पीएम मोदी से नाराजगी है? क्योंकि जीत के लिए आप सारा सेहरा पीएम साहब को देते हैं। अब इस हार का अगर होती है तो किसको ठीकरा फोड़ेंगे? नहीं, नंबर 1 तो हार होती है का प्रश्न ही नहीं, काल्पनिक प्रश्न का उत्तर मेरे हिसाब से नहीं दिया जा सकता। और निश्चित तौर पर हम जीत रहे हैं, जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। अभी थोड़ा सा इंतजार देखने की जरूरत है। और अगर हम पार्टी, जो जनता का जो भी फैसला होगा वो हमको सिर माथे मंजूर है और हम जनता का फैसला मानेंगे। जनता अगर हमें विपक्ष में बैठा लेगी तो अभी हार जीत पे हम नहीं जाते, लेकिन जो शुरुआती रुझान या शुरुआती नाराजगी, उसको आपके यहां भी माना गया है, आपके यहां से बाकायदा बड़े नेताओं के भी बयान आए। सुमित्रा महाजन जी ने भी एक तरह से वहां कहा है कि कुछ काम ऐसे थे जो रह गए हैं, तो इसके लिए वसुंधरा राजे सिंधिया का वर्किंग स्टाइल, या शिवराज सिंह चौहान के 15 साल के कार्यकाल की खामियां, या रमन सिंह की खामोशी के तौर पर जिसे करें अंदर अंदर जो विरोध पनपा है, क्या वजह मानते हैं? या पीएम मोदी का वो जादू नहीं रहा? नंबर 1, पीएम मोदी जी का जादू बरकरार है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनका जादू नहीं रहा। और निश्चित तौर पर अगर हम राजस्थान पे जाते हैं तो राजस्थान का एक सिस्टम रहा कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, और कहीं ना कहीं हम इसको तोड़ने की स्थिति में है कि हम इसको तोड़ेंगे, इस मिथ्या को। और मध्य प्रदेश के अंदर लगातार 15 साल से हम सरकार चला रहे हैं, तो निश्चित तौर पर 15 साल से सरकार चलाने में जहां जनता हमारे अच्छे कामों से लेकर खुश है, तो कहीं ना कोई नाराजगी भी हो सकती है। लेकिन हमको कहीं नहीं लगता। मंदसौर तो भारी नहीं पड़ रहा, मंदसौर में जो गोली चली थी वो किसानों के ऊपर। देखो आजाद जी, सवाल क्या है कि जीतने वाले में सब खूबी दिखाई देती है और हारने वाले में सब कमी दिखाई देती है। निश्चित तौर पर जब रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट चौंकाने वाले रिजल्ट आएगा, और आपको दिखाई देगा कि हम सारी स्टेटों में हम सरकार बना। हर्ष चौधरी जी ये तो मान ही नहीं रहे, ये कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ये हम जीत रहे हैं और आप बड़े खुश हो रहे हो इस एग्जिट पोल को लेकर। कहीं ये खुशी 3 दिन की तो नहीं, जैसे गोयल साहब अभी कह रहे हैं कि चलो 3 दिन तो खुश होने ही दो? देखिए, ये बात मानने ना मानने की नहीं है, बात इस समय जनता जागरूक हो चुकी है और जनता अब जवाब चाहती है।
क्योंकि आज मोदी जी को 4.5 साल हो गए अपने कार्यकाल में। किस बात का जवाब चाहती है? राफेल का और सारे मुद्दे हैं, राफेल का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है, दलितों का मुद्दा है। कौन सा मुद्दा इस देश में नहीं है? और किस मुद्दे को लेकर? महिलाओं को लेकर तो आज आपके लिए वोट मांगने गए थे शरद यादव और वो कहने लगे कि तो मोटी हो गई है। ये कौन सी भाषा थी? नहीं, हमारे लिए अगर शरद यादव जी ने वो कहा है, किसके लिए कहा है, मैंने वो तो आपके लिए मांगने गए, मैंने वो बयान नहीं देखा है, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करने चाहूंगा। लेकिन महिलाओं की अगर जब आप बात करते हैं तो इनके कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा नेता है जिन्होंने महिलाओं की सुरक्षा की बात करी हो? कौन सा बयान? आप हरियाणा में आप चले जाएं, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने क्या वो करा है वो देखें। अच्छा, मतलब जो ये बोलेंगे वो आप सुन लेंगे, जो आपके फेवर में बोला जाएगा वो नहीं सुनोगे? नहीं, मैंने वो आज आपकी बात कर रहे हैं, मैंने उस बयान को देखा नहीं ना मैंने सुना, तो मैं उस बयान सजावटी महिलाएं कौन कहता है? सजावटी महिलाएं कौन कहता है? कांग्रेस ही देता है। 200 रुपए 250 ब्लाउज में डाल करके बिहार के राज्य में, कांग्रेस के आपके बिहार के राज्य में बच्चों के साथ क्या होता है? आप बच्चियों के साथ वहाँ क्या खिलवाड़ किया जाता है? हरियाणा में दलितों के साथ, वहाँ पर बच्चों के साथ क्या किया जाता है? पहले तो महिलाओं के साथ तंदूर में जलाते हैं, पहले तो महिलाओं के साथ रेप होते थे, तंदूर में जलाते हैं, बच्चियों को तक नहीं छेड़ा जा रहा है, और आप उसमें भी कांग्रेस को पर्टिकुलर फोड़ देते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? जो आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, भाजपा को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, उसे इस रूप से बाहर निकलना पड़ेगा कि वह अब विपक्ष में नहीं सत्ता में है, वो सरकार चला रही है। एक सवाल ये बनता है आपके हाथ में, एक सवाल ये बनता है वकार चौधरी, राजस्थान के अकेले राजस्थान में लगभग एक सेकंड आप नहीं आगे नहीं बढ़ रहे आप लोग, आगे वकार चौधरी, तंदूर पुरानी बात हो गई। एक सेकंड अनिल गोयल जी तंदूर सुनिए, तंदूर और ये बाद में हो जाएगा, ठीक है। वकार चौधरी, 830 जो निर्दलीय उम्मीदवार अकेले राजस्थान में लड़ रहे हैं और बागी है, और कहीं आप भी खड़े, तो आपका जो ये आंकड़ा है, ये समीकरण है, कहीं राजस्थान में कितना इफेक्टिव नजर आ रहा है? खासतौर से अगर इन कयासों से और इन जो कहना चाहिए अनुमानों से हटके हम बात करें तो देखिए क्या है कि जी मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, क्षेत्रीय दलों का इस बार वर्चस्व रहेगा इन 5 राज्यों में, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ने स्थानीय मुद्दे नहीं उठाए, जो स्थानीय मुद्दे उठाने चाहिए थे इनको नहीं उठाए। इन्होंने स्थानीय रोजगार पे बात नहीं की, इन्होंने सड़कों के बारे में बात नहीं की, बिजली के बारे में बात नहीं की, किसानों के बारे में बात नहीं की। ये राफेल और आपने बात की, जो नेशनल मुद्दे उन पर बात करते थे, आपने बात की, बिल्कुल हमने बात की। लेकिन आप तो पंजाब जाते हो, वहां से वापस आ जाते हो, हरियाणा जाते हो, वहां से वापस आ जाते हो, तो यहाँ से पंजाब में मुख्य विपक्ष है, आप बिस्तर बांध के वापस बहुत जल्दी आ जाते हो। पुरानी पार्टी है, उसमें हम एक राज्य में पूरी तरह सरकार में, दूसरे राज्य में सरकार नहीं बनेगी तो वापस आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, देखिए सरकार नहीं बनेगी, हमें फक्र है कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने जा रही है, और 11 तारीख दूर नहीं है खालिद साहब, जिस दिन हम धमाका दिखाएंगे कि 3 राज्यों में हमारा किस तरह से वोट प्रतिशत बढ़ा है, बना है, और हमारे वोट कैडर बना है। तो खालिद साहब, क्षेत्रीय दलों का बहुत ज्यादा इफेक्ट। अच्छा, मतलब आपको 11 तारीख का इस बात के लिए इंतजार है, भले बीजेपी को और कांग्रेस को हार जीत के लिए इंतजार हो, आप सिर्फ परसेंटेज देख के ये बताना चाहते हो कि आप भी राष्ट्रीय पार्टी हो जाओगे? आप जीत हार के अंदर नहीं हो, बल्कि सिर्फ वहां के परसेंटेज के ऊपर डिपेंड कर रहे हो? जीत, देखिए हम लेके गए थे अपने मुद्दों को, हम स्थानीय मुद्दों पर हमने बात की, हमने रोजगार के ऊपर बात की, हमने बिजली के ऊपर बात की, हमने राफेल के ऊपर बात नहीं की, हमने हिंदू मुसलमान के ऊपर बात नहीं की, हमने राम मंदिर के ऊपर बात नहीं की, हमने हनुमान के ऊपर बात नहीं की। वीरेंद्र पुष्पा जी, एज ए जर्नलिस्ट अगर आप देखें, सभी पॉलिटिकल पार्टियां बड़े बड़े दावा करती हैं, ये तंदूर को याद कर रहे थे, ये किसी और बात को याद कर रहे थे, लेकिन सभी दलों ने पूरे 5 राज्यों में अगर देखें, खास तौर से मध्य प्रदेश, अगर छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करें, तो वहां स्थानीय मुद्दे, मंदसौर को ये भूलते नजर आ रहे हैं। उधर राजस्थान में भी ये कहा जा रहा है कि जो वहां की सीएम थी, उनसे वहां के मंत्री भी मिलने में कहीं ना कहीं नाकाम हो जाते थे, तो आम आदमी कैसे उस राजशाही के आगे टिकता? तो क्या ये तमाम चीजें कहीं नेगेटिव जा सकती हैं? वीरेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है? लगता है वीरेंद्र जी के साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, हमें दिख तो वो रहे हैं लेकिन उन तक आवाज शायद नहीं जा पा रही है। अनिल गोयल जी, ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं,
वीरेंद्र जी आपको आवाज मिल रही है हमारी? स्थानीय मुद्दे जो है वो हमेशा हल रहे हैं। वीरेंद्र पुष्पक जी आपको आवाज मिल रही है? उपेक्षा की ही नहीं जाती। राजस्थान की बात हो, राजस्थान में आमतौर पर लोग ये मानते थे कि वो महारानी की तरह से व्यवहार करती थी और इसीलिए वहां के लोग वहां से ज्यादा घबराते थे, उनके मंत्री भी उनसे नहीं मिल पाते थे। यही कंडीशन जो है वो अन्य राज्यों में देखे तो जो राज्य सरकार से जनता की नाराजगी थी वो इस बार चुनाव में है और जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उसमें उसकी बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से वो दिखाई दिया है। तो इससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं वो कभी भुलाए नहीं जाते, वो हमेशा हावी रहते हैं। लेकिन वीरेंद्र जी एक बात देखने को मिली है, जो वोटर है उसका एक ही दिन होता है। कुछ लोग कहते हैं कि आज जो है ईवीएम के अंदर सारे उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो गई है। मैं ये कहता हूं कि आज सारे वोटर्स की किस्मत कैद हो गई कि अब 5 साल तक उन पर राज कौन करेगा और उनको किन के पीछे अपने कामों के लिए भटकना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा सत्य है कि जिनको वोटर चुनता है फिर 5 साल तक उनसे उम्मीद करता है। तो किस्मत किसकी कैद हुई है तो बाद में पता लगेगा। लेकिन ये छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं, छोटी छोटी जो बातें होती है, छोटी छोटी जो शिकायतें होती हैं, क्या वो आज के एक दिन में उनका हिसाब छांटने के लिए जनता तय कर लेती है? जी, जनता जो है वो अपने जो उनके साथ घटनाएं हुई होती है, जो मुद्दे उनके सामने होते हैं, उन मुद्दों को भुला नहीं पाती है और वो मुद्दे हमेशा वो एक वक्त पे उसका जवाब देती है और उसके लिए वो चुनाव ही उसके पास एक ऐसा हथियार है जहां पे वो उसे व्यक्त करती है। तो जिस तरह से रुझान आ रहे हैं अनिल गोयल जी, जिस तरह से लोगों का एक अंदाजा कयास है, तो मंदसौर वाली बातें हैं, ये तमाम कहीं भारी तो नहीं पड़ गई आपको? या जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया है, उनका राजशाही वाला स्टाइल है, वो कहीं भारी तो नहीं पड़ रहा है? पार्टी की लाइन से हटके आपने, हालांकि ये कहा जा रहा था कि हाईकमान वसुंधरा जी से नाराज है लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाई, क्या ये तमाम चीजें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि अब इस पे मंथन करना होगा आपको? आजाद जी, आप बार बार यही कहेंगे ये अनुमान है, अभी इसको स्वीकार नहीं करेंगे? आजाद जी, हमने तो चुनाव विकास पर लड़ा है, हमने चुनाव अपने काम पर लड़ा है। कौन से विकास पे? विकास के नाम पे अगर आपने चुनाव लड़ा, आप बोल लेना, आप सुन लें। सही मायनों में जो विकास पूछ रहे कौन सा वाला है? उन्होंने बताया था विकास पागल हो गया। मैं वही बात, लेकिन मुद्दों से भटकने का काम कांग्रेस पार्टी ने करा है। वो तो आप कांग्रेस के नेता कहते हैं सर, तो जनता जागरूक थी, वरना आपने यूपी में क्या करा? हरजी सुन तो लो, यूपी में आपने चुनाव से पहले क्या करवाना चाहा? अभी जो 2 दिन पहले गोलीकांड, पुलिस को मार दिया जाता है, वो दंगा करवाने का काम किसने करवाया? नेता ये कहते हैं आपने तो दंगा ही एक एजेंडा, छुपा हुआ एजेंडा था जो कामयाब नहीं हुआ। आपके नेता कहते हैं, आप अगर विकास की बात करते हैं तो आप बता रहे कि विकास क्या किया? हम विकास पर थे, आपके नेता कहते हैं 90% मुस्लिम वोट हमें मिलेंगे तो हम सरकार बना लेंगे। आपके नेता मोदी जी चुनाव में काम कर रहे हैं, आप मोदी जी की माता को घसीट लाते हैं, आप मोदी जी के माता को घसीट लाते हैं कि मुझे एक बताओ, मोदी जी की माता जी का तो सारे मुसलमान भाग जाएंगे। मोदी जी की माता जी का इस राजनीति क्या आपने वहां जाके बात करी है? आप मोदी जी की माता जी का राजनीति से क्या संबंध है? राहुल जी की मदर को आप लेके आएंगे? और चौधरी और अनिल भाई, एक सेकंड रोकना चाहूंगा दोनों को रोकना चाहूंगा। कौन सी शर्मनाक राजनीति है कि आप उनकी माताजी को इसलिए ले आते हो कि वो आपके नेता की माताजी को ले आते हैं? क्या गलत बात का जवाब गलत होता है? वीरेंद्र पुष्पक जी, एक जर्नलिस्ट के नाते सिर्फ एक सवाल पे एक सेकंड नहीं, आपसे नहीं, 1 मिनट। आपने ये कहा अनिल गोयल जी ने कि मोदी जी की माताजी को घसीटते हैं, हर्ष जी कह रहे हैं कि आपने राहुल जी की माताजी को घसीटा। ये कौन सा जवाब? एक सेकंड अनिल जी, 1 सेकंड, आपने सवाल उठाया, जनता के प्रतिनिधि होते हैं जर्नलिस्ट, हम उनसे कम से कम ये तो पूछ लें इस राजनीति में जनता को क्या मिलने वाला है? आता हूं अनिल जी, आता हूं, उत्साहित मत होइए, 1 मिनट आता हूं मैं जी। इसमें कहीं जनता को कोई मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको राजनीति में? इस तरह की राजनीति से जनता का भला होता नजर आ रहा है? इस सारी राजनीति से जनता का कोई भला नहीं होता और ये राजनीति जो है ये तो अच्छी भी नहीं है। राजनीति करनी है तो राजनीति वो होनी चाहिए जो जनता के लिए कुछ करे जी। अनिल जी, अब आप बताइए, अनिल जी, आप अगर ये कह रहे हैं कि अगर आप राहुल जी की माता जी को घसीटेंगे तो ये आपके मोदी जी की माता को घसीटेंगे, कौन सी राजनीति है? राहुल जी की माता जी सोनिया गांधी जी एक्टिव पॉलिटिक्स में है, कांग्रेस की अध्यक्ष है,
सांसद हैं गोयल साहब, गोयल साहब, मैं भी बता देता हूं कि आप पुराने मुद्दे जो आज तक भी आप पीएम जवाहरलाल नेहरू जी को आज नहीं छोड़ पा रहे हैं, पटेल साहब को आज तक नहीं छोड़ पा रहे हैं, आज आप आज की बात करते नहीं है, लेते हैं कभी लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी को उठा लेते हैं, आप बात करते हैं, आप देश के हैं तभी तो हम बात करते हैं कि माननीय मोदी जी की माता जी का राजनीति से क्या लेना देना, माननीय मोदी जी के पिताजी का राजनीति से क्या लेना देना, राहुल जी की माता जी पॉलिटिक्स में जो जिस तरीके से आप करेंगे तो वही हमें करना होगा, उसका नहीं है, ये नहीं है कि आप वो करेंगे तो हमें भी वही करना पड़ेगा, ये मुद्दे आप नहीं करेंगे, मुद्दे आप विकास करें, आप 4.5 साल में क्या किया, 15 साल में राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में क्या किया, आप वो बताएं ना। आप एक छत्तीसगढ़ में किसानों का क्या हुआ वो बताएं, आप किसानों के साथ आपने क्या किया। आज मध्य प्रदेश में 1 रुपए किलो लहसुन बिक रहा है, 1 रुपए किलो प्याज बिकता है, आप उस बारे में बोले, किसान बेचारा मर रहा है उस बारे में बोले, आप किसान महाशोक क्या क्या उसको छोड़ दें, अभी आप अभी यहाँ मुद्दे की आप बात करें, अगर विकास के बारे में आप बात करें तो विकास के बारे में बात करो, किसान 1 रुपए किलो लहसुन बिकता है, उसकी लागत कैसे पूरी होगी ये बताएं। ठीक है सभी, ठीक है सभी मेहमान, ठीक है, आपकी राजनीति, आपकी सोच, आपका एजेंडा, एक सेकेंड अनिल जी, आपका एजेंडा, आपकी राजनीति और जनता के लिए आपके पास क्या है, आपके पिटारे में सामने आ चुका है, यही सच है। में आज हमने जानने की कोशिश की। हालांकि हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 230 वाली विधानसभा में 116 जो सीट पालेगी पार्टी वो सरकार बना लेगी। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में 90 सीटों वाली विधानसभा में 46 सीटें पाने वाली पार्टी सरकार बनाएगी। इसी तरह से राजस्थान में 200 यानी 199 पे हुआ, उसमें कितने एक तरह से, और ऐसे ही तेलंगाना में 119 में से 60 और मिजोरम की 40 में से 21 सीटों वाली पार्टी जो है सरकार बनाएगी। कौन इस आंकड़े को पाएगा, कौन इस जादुई हिंसे को पा पाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक अनुमान है, एक अंदाजा है, उस पर चर्चा की। लेकिन देश की जनता के लिए माताजी को घसीटने वाली राजनीति में क्या मिलेगा, ये सबके लिए बड़ा सवाल है। यही सच है। मैं आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दें।